हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैथ्स। क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस x टू प्लेस y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v किलोमीटर पर आवर अगेन फ्रॉम x टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर पर आवर एंड अगेन फ्रॉम y टू x at an average speed of 4v km per hour. Then the average speed of the car for the entire journey. इसमें स्पीड दिया हुआ है और एवरेज स्पीड बताना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहले कार कहाँ से कहाँ ट्रेवल की? पहली बार में x से y गई, फिर दोबारा में y से x आई, फिर x से y गई एंड y से x आई। 4 बार डिस्टेंस ट्रेवल की। हमें डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही होगा। एक बार यहां से यहां गई इस पॉइंट से, फिर वापस लौटी इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस हो गया डी 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 एंड डी मींस 4d। तो डिस्टेंस को सेम माना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? चारों डी को प्लस कर देंगे, विच इज 4d अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकालने के लिए यहाँ पे पहले केस में d क्या माना है हमने? d। स्पीड कितनी दी है? v किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस तो d ही है, स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस सेम है 3 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट में डिस्टेंस सेम है 4 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12। करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12d प्लस 6d प्लस 4d प्लस 3d, जो कि होगा 25d अपॉन 12v। टाइम पता चल गया और यहां से डिस्टेंस पता चल गया था 4d। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की प्लेस पे अब क्या लिखेंगे? 4d। टाइम की प्लेस पे लिखेंगे 25d अपॉन 12v। 12v ऊपर चला जाएगा। s इज इक्वल टू 4d मल्टीप्लाइड बाय 12v अपॉन 25d। d से d कैंसिल आउट, 48v अपॉन 25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.92v। तो स्पीड कितनी निकल के आई? 1.92v, जो कि किसके किसके बीच में लाई करेगा? लाई बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर। v से 2v के बीच में लाई करेगा एवरेज जो इसकी स्पीड निकल के आई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। तो एक स्क्वायर बनाते हैं। कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर सर्कल यहां बना दें तो मिनिमम तो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा 8, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव
minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator of the fractions 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5 and 5 upon 6. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू में मिनिमम चेंजेस होंगे। तो अगर इसमें 5 ऐड किया जाए तो ये बन जाएगा 7 अपॉन 8, 3 अपॉन 4 में 5 ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 9, 4 प्लस 5, 5 प्लस 5, 9 अपॉन 10, 5 प्लस 5, 6 प्लस 5, 10 अपॉन 11। नई वैल्यू क्या है 7 अपॉन 8। अगर इसमें से पुरानी वैल्यू माइनस करें तो कितना आएगा 0.209। नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू जब माइनस करें तो मिनिमम चेंज आना चाहिए 0.138, 9 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 5, 100, 0.100, 10 upon 11 minus 5 upon 6, 0.076। तो मिनिमम किसके वैल्यू में चेंज आया है, लास्ट ऑप्शन 5 अपॉन 6। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 5 अपॉन 6। नेक्स्ट, अ डिजिट n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? ऐसा कोई नंबर जो 3 से बड़ा है बट 3 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है और वो 4 से भी डिविजिबल है। तो 3 से बड़ा डिजिट कौन सा होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ग्रेटर देन 3 है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, 6 एंड 9। और सबकी पॉसिबिलिटीज तो चली गई। और कह रहा है 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ये भी चला गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है 9। अब 9 की वैल्यू रख के देखते हैं कि कौन सा 4 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो वो 18 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए कैंसिल आउट। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे 27 आएगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 4, 18 प्लस 4, 22 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1, ये 28 आएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वे 1 kg, देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वे 0.1 ग्राम। 1 लीटर में क्यूबिक मिलीमीटर में जब चेंज करेंगे तो वो होगा 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर। और 1 लीटर वाटर किसके बराबर है, 1 kg के। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। विच मीन्स 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 3। यहां बचा 10 टू द पावर 3। और आंसर हमसे पूछा है 0.1 ग्राम का, तो पॉइंट में बदलने के लिए हम 1 अपॉन 10 करेंगे। तो इस साइड भी 10 पावर 3 अपॉन 10 करेंगे। यहां बचा 10 टू द पावर 2, ये 1 था, कैंसिल आउट हो गया। और ये हो गया 0.1 ग्राम। तो 0.1 ग्राम हुआ 10 टू द पावर 2, विच मीन्स 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर क्यूब।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ वेसल फुल ऑफ वाटर वे 40 kg, इफ इट इज 1/3 filled, it weights become 20 kg. What is the weight of the empty vessel? एक पानी की टंकी है, कुछ इसमें वेसल का वजन होगा और कुछ वाटर के साथ वजन होगा। अब सपोज करते हैं जो एम्प्टी वेसल है उसका केजी हो A kg और वाटर के साथ वो हो जाता हो B kg। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। वेसल जब पानी से भरा हुआ है तो वो 40 kg का वेट है, यानी जब वेसल पानी के साथ है तो उसका वेट है 40 kg। और फिर लास्ट में कह रहा है जब 1/3 भरा हुआ है तब वो 20 kg का रहता है, यानी जब वेसल पानी कितना है 1/3 यानी B/3, तब वो कितना केजी रहता है 20 kg। दो इक्वेशन हमें मिल गई। जब एम्प्टी वेसल और वाटर रहता है टोटल पूरा भरा रहता है तो 40 kg का वेट रहता है, और फिर वेसल में जब पानी 1/3 रहता है तो वो 20 kg का वेट रहता है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3a प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 kg। 3a प्लस b 3a प्लस b इज इक्वल टू 60 kg। अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें। 3a प्लस b इज इक्वल टू 60 kg, a प्लस b इज इक्वल टू 40 kg, 3a माइनस a विच इज 2a, b कैंसिल आउट, यहां बचा 20 kg, a इज इक्वल टू 10 kg। और a की वैल्यू हमने रखी थी एम्प्टी वेसल की, यानी एम्प्टी वेसल कितने केजी का है 10 kg का। आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप with slippery walls. Every time the frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter. What is the number of jumps required for the frog to come out of the wall? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है। इसमें क्या करना है, पहले तो जंप कितने में कर रहा है, जंप जो फ्रॉग है वो जंप कर रहा है सेंटीमीटर में, और हमें कुएं की गहराई दी हुई है मीटर में। तो पहले वेल को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो 4.5 मीटर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। एवरी टाइम, एक चांस में वो 30 सेंटीमीटर जाता है, बट 15 सेंटीमीटर फिसल जाता है, यानी एक बार में कितना चढ़ता है 15 सेंटीमीटर क्लाइम करता है। क्लाइम करना है उसे 450 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे फ्रॉग हर बार वो हर चांस में 15 सेंटीमीटर क्लाइम करता है, तो 28 टाइम्स ऐसा होगा जब वो 15 सेंटीमीटर क्लाइम करके पहुंच जाएगा 420 सेंटीमीटर तक। 28 चांस में वो पहुंच जाएगा 420 सेंटीमीटर तक। अब हमें जाना कहां तक है, 450 तक। अब यहाँ पे आखिरी में हम -15 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में वो 30 सेंटीमीटर जंप करता है। जब 420 से 30 सेंटीमीटर जंप करेगा तो ऑलरेडी 450 पे वो वेल से बाहर होगा, तो बाहर होगा तो फिर से फिसल के अंदर नहीं आएगा। एक बार में 30 सेंटीमीटर जंप करके वो बाहर चला जाएगा। तो टोटल उसको कितने चांस लगेंगे, 420 तक जाने के लिए 28 चांस लगे थे, आखिरी में एक चांस और लेगा, तो टोटल उसको चांस लगेगा 29। आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी 29 चांस। तो ये रहा 2020 का मैथ्स का वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।